गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त होगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर भी हम एमसीक्यूज और डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो आता है या कोई भी नए टॉपिक पे वीडियो आ रहा है तो उसकी अपडेट भी आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगी। ओके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में संसद द्वारा महामारी के दौरान डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों पर हमले को गैर जमानती बनाने के लिए संसद ने किस कानून में बदलाव के लिए महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास किया है? तो राइट आंसर होगा महामारी रोग अधिनियम 1897। 123 साल पुराना देश का कानून था। जो अभी कोरोना वायरस आया तब इसी महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत रोगों को और व्यवस्था को क्या किया गया, रेगुलेट किया गया। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हेल्थ वर्कर और डॉक्टरों हैं उन पर बहुत ज़्यादा हमले किए गए, उन्हें गंभीर रूप से घायल किया गया। ठीक है, उनकी मतलब कोई उनके कामों की कोई वैल्यू नहीं की गई। और इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया है, जो अभी मानसून सत्र चल रहा है इसमें महामारी रोग अधिनियम 1897 में क्या किया है, संशोधन किया है। इसे क्या बोलेंगे, एपिडेमिक अमेंडमेंट बिल 2020। ओके, इंग्लिश में इसे कहेंगे। तो इसमें संशोधन कर दिया और इसे कैसा बना दिया गया, गैर जमानती बना दिया गया है। अगर हेल्थ वर्कर या डॉक्टर को मामूली चोटें लगती हैं तो पुलिस को क्या है, पुलिस को 30 दिन के अंदर जांच पूरी करनी होगी। ओके, और न्यायालय को 1 साल का वक्त दिया गया, जिसमें न्यायालय क्या कर सके, जांच उसका फैसला दे सके 1 साल में। ठीक है, न्यायाधीशों के द्वारा। और अगर मतलब नॉर्मल चोटें हैं और हमला हुआ है तो 3 महीने से लेके 5 साल तक की सजा हो सकती है इसमें। और जुर्माना कितना होगा, 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक। और अगर गंभीर चोटें हैं जिससे शरीर का कोई अंग विक्षिप्त हो चुका है, ठीक है, खराब हो चुका है, तो उस स्थिति में जो व्यक्ति अपराधी हैं उन्हें 6 महीने से लेके 7 साल की सजा हो सकती है और 1 से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केस देखे थे जिसकी वजह से जो हेल्थ वर्कर हमारे लिए काम कर रहे हैं उन्हें ही इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार जंगी जहाज वॉरशिप पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और लेफ्टिनेंट रीति सिंह। ये दोनों ही बन गई हैं। पहले क्या होता था, जो जहाज होता था, ठीक है, जहाज, उस पर भारतीय वायुसेना में महिलाओं को क्या करना पड़ता था, जो इंटरनल एरिया होता था वहीं रहना होता था, उन्हें जहाज के डेक पर आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और महिलाओं को डेक पर आने की अनुमति दी गई और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो ऑब्जर्वर के रूप में की गई है। किन किन की, लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और लेफ्टिनेंट रीति सिंह की। तो पहली बार हुआ है ये भारतीय इतिहास में और ये बहुत अच्छा है। जो बात की जाती है जेंडर इक्वालिटी की, तो उस स्तर पर ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ओके, और है भी। तो ये याद रखिएगा, पहला आ गया। तो पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है, जो जंगी जहाजों पर तैनात की जाएंगी, ठीक है, लड़ाकू जहाजों पर या वॉरशिप पर। तो ये हैं लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। ठीक है, और इसके बाद ही भारतीय जो वायुसेना है उसके द्वारा ये भी कहा गया है कि राफेल विमान जो है
राफेल विमान के लिए भी एक महिला जो पायलट है उसको तैयार किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और राफेल विमान को भी एक महिला उड़ा सकेंगी। ओके, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सी ऑप्शन क्या है, विनी महाजन, ये बनी है पंजाब की पहली महिला महासचिव, और एम वीरलक्ष्मी ये बनी है देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर तमिलनाडु। ओके, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सभी को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चीन के किस बैक्टीरिया के लीक होने की वजह से कई लोगों में ब्रूसेलोसिस बीमारी फैल गई है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ब्रूसेला, जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से चीन में यह बीमारी फैल रही है। चीन के जो झाऊ हुआंग जो क्षेत्र है वहां पर क्या है, एक फार्मास्यूटिकल्स लैब है। ओके, उस लैब में क्या हो रहा है, जानवरों पर क्या होता है, परीक्षण होता है दवाओं का। देखिए, विश्व में कहीं भी कोई भी लैब होती है और अगर उन पर दवाओं का परीक्षण किया जाता है जानवरों पर, तो उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उनको फिर इंजेक्ट किया जाता है वायरस, और वायरस इंजेक्ट करने के बाद फिर जो स्टाफ होता है, जो डॉक्टर होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो प्रॉपर क्या करते हैं, खुद को सैनिटाइज करते हैं, जानवरों को सैनिटाइज करते हैं, देन उस एरिया में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो सैनिटाइजर यूज कर रहे थे यहाँ के डॉक्टर, वो एक्सपायरी था और एक्सपायरी डेट का था, और उसी को यूज करने के बाद यहाँ से जब लोग बाहर गए तो 3 से 6 महीने के बाद इसके सिम्टम्स लोगों में देखने को मिले। ठीक है, इसमें क्या होता है, उल्टी होती है, जो नॉर्मली देखा जाता है, मतलब शॉर्ट टर्म के जो इफेक्ट देखे जाएंगे बॉडी पर, तो फीवर आना, वॉमिट होना, सर भारी होना, ठीक है। लेकिन इंटरनल जो लॉन्ग टर्म इसका होता है 3 से 6 महीने के बाद जो असर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जो मेल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होना प्रारंभ हो जाते हैं और अल्जाइमर्स की बीमारी हो जाती है लोगों में। तो इस तरीके की बड़े इफेक्ट इस बीमारी से, इस बैक्टीरिया से देखने को मिलते हैं। आप लोगों को पता होगा, ये जो इससे पहले भी हम देख लेते हैं, अफ्रीकी देश जो है माल्टा, उसमें पहले इस बैक्टीरिया को देखा गया था, ठीक है, ब्रुसेलोसिस। इसलिए इस बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, माल्टा फीवर के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने देखा था कोरोना वायरस के टाइम पर भी यही बात हो रही थी कि चाइना के यहाँ से ये वायरस निकला है, लेकिन चाइना इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था वर्ल्ड स्तर पर कुछ समय के लिए, और फिर बाद में तैयार हुआ और उसने क्या करा, परमिशन दी। लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम वहाँ जांच करने जाने वाली थी, उससे पहले क्या हो गया, वहाँ बाढ़ आ जाती है और फिर वो जांच टीम वहाँ नहीं गई है अभी तक की, अगर हम स्थिति देखें तो, ठीक है। लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि चीन वायरसों का घर जरूर है, क्योंकि वहां से वायरस निकलते ही रहते हैं, कोई ना कोई नया वायरस। इसका मतलब क्या समझा जा रहा है कि चाइना में जो है वहाँ पर फ्री मीडिया नहीं है। फ्री मीडिया होता है तो वो हर चीज़ को कवर करता है, लोगों को सामने लाता है कि लैब चल रही है तो उसमें क्या सेफ्टी मेजरमेंट अपनाए जा रहे हैं, किस तरीके से लोग आसपास का वातावरण रखा जा रहा है। लेकिन जब वहाँ पर मीडिया नहीं है, सरकारी मीडिया है, और इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, तो इससे समझ में आता है कि चाइना की जो लैब है वो सुरक्षित नहीं है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा बैक्टीरिया को। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के द्वारा 21 सितंबर 2020 को कितने सांसदों को निलंबित कर दिया गया? तो राइट आंसर होगा 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और निलंबन के बाद ये सभी 8 सांसद जाकर कहाँ बैठ गए, ये बैठ गए महात्मा गांधी की जो संसद भवन में प्रतिमा लगी है उसके सामने, ठीक है, एक अनशन करने लगे। तो ये क्या था, क्यों किया गया भाई, इन्हें डिसमिस क्यों किया गया, क्या कारण थे ऐसे? कारण ये होता है कि जो राज्यसभा के उपसभापति कौन बने अभी हाल ही में, हरिवंश नारायण बने। उन्होंने क्या करा, जो कृषि बिल आए थे उन्हें ध्वनि मत से पारित कर दिया। पहला तो क्या किया, उन्हें ध्वनि मत से पारित कर दिया। दूसरा उन्होंने किया कि जो मतलब ये बिल आया उसके बाद उन्होंने जो सत्र था, ठीक है, उस दिन का, उसकी टाइम टेबल क्या कर दिया, बढ़ा दिया, समय बढ़ा दिया। समय क्यों बढ़ाया गया, ताकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपना जो संसद सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने क्वेश्चन किए थे उनका जवाब दे सके। तो इस पर भी विपक्ष भड़क गया। और दूसरा कारण क्या था कि इसे ध्वनि मत से पास कर दिया गया। देखिए ध्वनि मत क्या होता है, 4 तरीके से, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगी, समझा देती हूँ, लेकिन वरना ऊपर से आप समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ध्वनि मत क्या होता है, वॉइस वोट होता है ध्वनि मत। ध्वनि मत से जो राज्यसभा है या लोकसभा, इनमें 4 तरीके से
फैसला किया जाता है कि किसके पक्ष में है और पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक ध्वनि मत होता है, एक काउंटिंग होता है, हाथ खड़े कर देना और उसके बाद काउंटिंग कर ली जाती है कौन पक्ष में कौन विपक्ष में है, ठीक है। तीसरा होता है ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग। यहाँ पर रिकॉर्डिंग का सिस्टम होता है, जहाँ जहाँ सदस्य बैठे होते हैं और उनका वोट रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि वो पक्ष में जा रहे हैं या विपक्ष में जा रहे हैं। इसमें पता चल जाता है कि किस सदस्य ने कि अधिनियम या कानून के पक्ष में वोट दिया या विपक्ष में, किसमें, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग में। और फोर्थ होता है आपका लॉबीज। क्या होता है, लॉबीज में सभी को बुलाया जाता है और उसके माध्यम से उन पर पूछा जाता है कि आप पक्ष में दे रहे हो या विपक्ष में। तो जो ध्वनि मत से ये कृषि विधेयक बिल पास किए गए हैं, इस वजह से इन सदस्यों ने क्या करा, राज्यसभा की बेंच, जो राज्यसभा के सदस्य थे उनकी बेंच के पास पहुंच गए, माइक तोड़ दिया, रूल बुक तोड़ दी, ये सब आपने न्यूज़ में देखा होगा। और इसलिए राज्यसभा के जो रूल होते हैं, नियम कौन सा, 252 से लेकर 254 में जी, ये सभी जो मैंने आपको चारों डिवीज़न बताई ये बताए गए हैं। और इन्होंने जो राज्यसभा की मर्यादा थी उसका उल्लंघन किया और इस वजह से राज्यसभा के सभापति जो हैं एम वेंकैया नायडू द्वारा 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने अनशन वगैरह किया तो वो चलता रहा। फिर पूरे विपक्ष ने क्या करा, न्यूज़ सुनी होगी आपने, पूरे के विपक्ष ने ही क्या कर दिया, पूरा का पूरा सत्र जो था मानसून सत्र उससे ही बायकॉट कर लिया, उसका ही विरोध करने लगे। क्योंकि सभी ने बोला था कि इनका क्या कर लिया जाए, जो इनको निलंबित किया गया है उसे वापस ले लिया जाए। लेकिन जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर, उन्होंने क्या कहा कि जब ये माफ़ी मांगेंगे तब इनका निलंबन वापस लिया जाएगा। ऑब्वियसली क्योंकि इस तरीके का व्यवहार सांसद सदस्य जो माननीय हैं, हम इन्हें माननीय कहते हैं, तो इनसे इस तरीके के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती। आपके अगेंस्ट में बात हो रही है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं संसद सदन में, उनको अपनाया जाना चाहिए। इस तरीके का हिंसक जो तरीका होता है वो बिल्कुल सही नहीं होगा, ओके। और उसके बाद क्या किया गया, सदस्यों के द्वारा इन जो सदस्य थे विपक्ष के द्वारा जो राज्यसभा के उपसभापति थे हरिवंश नारायण, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता तो क्या होता, फिर ये होता कि जो हरिवंश नारायण हैं वो राज्यसभा की उसमें पूरे सत्र के लिए क्या नहीं कर सकते थे, सभा में भाग नहीं ले सकते थे, ठीक है, बैठक में भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव को वेंकैया नायडू द्वारा खारिज कर दिया गया, ओके। क्लियर है, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या था, ठीक है। ये 4 होते हैं, ध्वनि मत और काउंटिंग। तो ध्वनि मत में लोग चिल्लाकर बताते हैं, पूछा जाता है फेवर में कौन है, तो जब ज़्यादा लोग चिल्लाते हैं तो उनको सुन लिया जाता है। और फिर बोलते हैं कि अगेंस्ट में कौन है, तो लोग चिल्लाते हैं मैं हूँ, आई, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये सभापति और उपसभापति के विवेक पर निर्भर करता है कि उन्होंने कौन सी आवाज ज्यादा सुनी, है ना, पक्ष में ज्यादा सुनी या विपक्ष में ज्यादा सुनी। हम लोगों को शुरू से ही स्कूल में भी ये आता है, मैडम जब क्वेश्चन पूछती है कि किसे आता है तो यस मैम, नो मैम, ठीक है, तो मैम भी समझ जाती है और हम भी समझ जाते हैं। काउंटिंग होती है हाथ खड़े करने के लिए, और ये 2 तरीके हैं। तो इन दोनों तरीकों में नहीं पता चलता है कि भाई क्या किसने कहा, ठीक है, लेकिन इन दोनों तरीकों में पूरा रिकॉर्ड होता है कि कौन पक्ष में गया और कौन विपक्ष में, ओके। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 6 फसलों पर 21 सितंबर 2020 को एमएसपी बढ़ा दिया गया। इसमें गेहूं का एमएसपी कितना बढ़ाया गया, तो गेहूं का एमएसपी कितना बढ़ा है, 50 रुपये बढ़ा है। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसे आप देख लीजिए। इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर जो गेहूं की कीमत थी पहले कितनी थी, 1925 रुपये, अब इसमें 50 रुपये की वृद्धि कर 1900 क्या हो गया है, ये 75 हो गया, ठीक है। सर्वाधिक जो वृद्धि की गई है गेहूं में हुई है, जौ में, चना में, मसूर, सरसों, कुसुम, इन फसलों में की गई है। सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो हुई है मसूर की जो एमएसपी है उसमें। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है सरकार द्वारा खरीद पर निर्धारित किया जाता है। क्यों निर्धारित किया जाता है ये, देखिए भाई, जो कृषि बिल हैं उनका विरोध भी इसी वजह से हो रहा है कि सरकार अगर सर ये बिल आ गए हैं तो इसके बाद क्या होगा, सरकारी खरीदी भी हो सकती है, प्राइवेट खरीदी हो सकती है ऑनलाइन। तो किसान डरे हुए हैं कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आगे चल के एमएसपी को खत्म कर दिया जाए। क्यों डरे हुए हैं भाई, देखिए इसलिए डरे हैं कि जो 2014 में शांता कुमार समिति आई थी, 2014 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, शांता कुमार समिति आई थी और शांता कुमार समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि सरकार को क्या करना चाहिए, जो अनाज की खरीदी सरकार करती है उसे बंद कर देना चाहिए और
क्या किस पे फोकस करना चाहिए, उसे फोकस करना चाहिए कैश ट्रांसफर पर। अगर वो लोगों की, किसानों की, गरीब लोगों की मदद करना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए, किसानों को कैश ट्रांसफर करना चाहिए डायरेक्ट अकाउंट में। तो अब ये जो बिल आया है इसमें मंजूरी दी गई है कि प्राइवेट भी कंपनियां क्या कर सकती हैं, ऑनलाइन अब माल खरीद सकते हैं किसान से और कंपनी के बीच में। ठीक है, ये बात हो गई। तो इससे क्या हो रहा है, किसानों को डर है कि कहीं सरकार शांता कुमार की जो सिफारिशें उसी को तो आगे नहीं बढ़ा रही है, उसी का तो प्लॉट तैयार नहीं किया जा रहा है इन अधिनियम के माध्यम से, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, तो इसमें क्या मुद्दा है और क्यों ये करा जा रहा है, तो इसके लिए एक मुद्दा है आपका सरकार द्वारा एमएसपी को कब लाया गया था। तो देखिए 1960 का जो दशक था, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो पहले, तो 1960 के दशक में भारत में क्या होने लगी थी, अनाज की दिक्कतें आने लगी थी और हमने अमेरिका से अनाज भी मंगाया था जिसमें उसने हमें जानवरों के खाने वाला जो लाल अनाज होता है, लाल गेहूं होता है, वो भेजा था। और उसी के साथ ये गाजर घास जो आप जगह जगह देखते हैं, ये भी उसी समय आई थी। ओके, तो 60 के दशक में हमने अनाज संकट को फेस किया। उसके बाद जो 1966 में क्या हुआ था, हम लोग 65-66 में क्या लेकर आए थे, हरित क्रांति लेकर आई गई थी। ठीक है, इससे क्या होता ताकि देश में उत्पादन बढ़े और हम क्या हो सके, उत्पादन में और उत्पादकता में आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, और उसी समय 1964 में क्या किया गया था, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी, एफसीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी उसी समय। और उसी समय पर क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की 1965 में स्थापना की गई थी। और जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, यही क्या बताता है, यही एमएसपी को निर्धारित करता है और सरकार को बताता है कि किस फसल पर कितना एमएसपी होना चाहिए। अब सरकार जब एमएसपी पे इन फसलों को खरीदती है तो इसे कहाँ स्टोर करते हैं, एफसीआई में। ठीक है, एफसीआई में ये स्टोर होता है और एफसीआई पीडीएस राशन की दुकानों का या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से क्या करते हैं, इसे लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, राशन कार्ड जो होता है आपका, राशन सिस्टम, उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। जैसे आपने कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय देखा होगा कि सरकार ने लोगों को क्या किया, 3 से 4 महीने तक फ्री अनाज दिया गया। ठीक है, गेहूं, चावल जो था, दालें वगैरह, इसके माध्यम से प्रोवाइड की गई। और दूसरा काम क्या किया, मनरेगा में उन्हें रोजगार दिया गया। ठीक है, इसके माध्यम से भी उन्हें अन्न प्रोवाइड किया गया। तो ये अन्न कहाँ से लिया गया था, एफसीआई से ही लिया गया था। और जो सरकार खरीद करती है उसका उद्देश्य भी यही है कि किसी भी महामारी के दौरान सरकार क्या कर सके, लोगों का पेट भर सके, इसके लिए ही एफसीआई बनाया गया है। ओके, हालांकि अब प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ये कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा है। तो आगे देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है और क्या होता है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। देखिए यहाँ बात हो रही है वित्तीय वर्ष 2021-22 की, ओके, अगले वित्तीय वर्ष की। तो ये अनुमान लगाया गया है जीडीपी की वृद्धि दर का 19%। किसने लगाया है, वित्त मंत्रालय ने। कौन है वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण है। उनके मंत्रालय के द्वारा ये अनुमान व्यक्त किया गया कि 2021-20 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहेगी 19%। अब हमने यहाँ पर और भी देखे थे तो उसको मैं 1 बाय 1 आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जो है -23.9%, ये किसने दिया था, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने दिया था और इसने दिया था पहली तिमाही। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई और जून का। ठीक है, अप्रैल, मई और जून का दिया था किसने, एनएसओ ने। कितनी बताई थी, 2020-21 के वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की, -23.9%। ठीक है, और जो OECD है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा भारत की जीडीपी जो बताई गई है 2020-21 के लिए, तो 20-21 के लिए कितनी बताई गई है, -10.2% बताई गई है। ठीक है, और मूडीज जो है, मूडीज ने कितनी बताई थी, -11.5%। तो ये भी कब के लिए बताई गई है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बताई गई थी। एडीबी ने बताई थी -9%। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और ग्लोबल रेटिंग ने कितनी बताई थी, -9%। क्रिसिल ने कितनी बताई थी, -9%।
ओके, गोल्डमैन सैच ने बताई थी माइनस का 14.8%, फिच रेटिंग ने बताई थी माइनस का 10.5%, एसबीआई ने माइनस का 10.9% और इंडिया रेटिंग ने माइनस का 11.8% और एनएसओ ने माइनस का 23.9% बताई थी। ओके, तो ये सभी रेटिंग्स हैं, सभी ने बताई हैं, लेकिन ये जो बताई गई है क्या बताई गई है, अगले वित्तीय वर्ष के लिए खुद सरकार ने बताई है कितनी रहेगी, 19% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। देखिए, हम अदर्स का तो पढ़ते ही हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स की जो बताती हैं या जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, बैंक हैं, लेकिन जब सरकारी बताया जाता है तो उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एग्जाम में आने के लिए। तो आप सरकारी डाटा पर भी ज़्यादा फोकस किया कीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। निम्न में से किसके द्वारा छोटे व्यवसायियों की सहायता के लिए एक नया बिजनेस टूल बिजनेस सूट लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा। जो छोटे व्यवसायी हैं, जो फेसबुक से कनेक्ट है, फेसबुक उनको एक इंटरफेस प्रदान करेगा। उस इंटरफेस के माध्यम से बिजनेस के जो भी कुछ मैनेजमेंट होता है उसके लिए, छोटे बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए, उनके डायरेक्शन के लिए फेसबुक द्वारा इस बिजनेस सूट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। बायजूस हमने देखा था कल, तो बायजूस क्या करेगा, अगले 5 वर्षों में 5 मिलियन जो बच्चे हैं, क्या हैं, जो जिनके पास सुविधा नहीं है, जो गरीब बच्चे, उन्हें क्या करेगा, शिक्षित करेगा। और इसके लिए कौन सा अभियान चलाया है, सभी के लिए शिक्षा अभियान चलाया है बायजूस ने। ठीक है, और अनअकैडमी जो है, इसने बीसीसीआई के साथ क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है, बीसीसीआई के साथ। अमेजन इंडिया, इसने क्या किया है, गुजरात में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन एस्टेब्लिश किया है, गुजरात का पहला। और अमेजन ने पहला भारत में कहाँ स्थापित किया था, तो तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु के चेन्नई में। यहाँ पर क्या होती है, सभी जो ऑफिस स्टाफ होता है वो महिलाएं होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फेसबुक। तो फेसबुक की स्थापना कब हुई, 2004 में। सीईओ कौन है, मार्क जकरबर्ग है। मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, कैलिफोर्निया यूएसए में मिलेगा, कैलिफोर्निया यूएसए। हाल ही में भारत में कितने सागर तटों, ये तत्व नहीं है, तटों को ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय को लेवल दिए जाने की घोषणा की है। ठीक है, कितने सागरीय तट को, तो राइट आंसर होगा 8 सागरीय तट को क्या किया है, ब्लू फ्लैग। ये होता है ब्लू फ्लैग, और ये दिया जाता है डेनमार्क के जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। क्या, क्यों दिया जाता है, देखिए ये दिया जाता है उन सागरीय तटों को जो स्वच्छता की दृष्टि से क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छे स्तर पर हैं। और इससे क्या होता है, पर्यटन आकर्षित होता है, और एनवायरनमेंट की दृष्टि से ब्लू फ्लैग पाने वाले तट भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। मतलब वो एक एनवायरनमेंट, इको एनवायरनमेंट का साइन होते हैं। ठीक है, तो स्वच्छता की दृष्टि से जो तट अच्छे होते हैं, सागरीय तट, उन्हें ये दिया जाता है। तो भारत की सरकार ने कितने तटों के लिए सिफारिश की है, 8 तटों के लिए सिफारिश की गई। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिए जाने वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्राप्त इको लेवल है, कौन सा, ब्लू फ्लैग, जिसे हमने अभी देखा। यह फ्लैग विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट जो माने जाते हैं उन्हें दिया जाता है। ठीक है, और भारत ने कितने की सिफारिश की है, 8 की सिफारिश की है। देखिए, अभी भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि हमारे देश में ही क्या हो रही थी, प्याज की कीमतें बढ़ रही थी। ठीक है, इसलिए इसके निर्यात को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन बांग्लादेश में स्थिति क्या हो गई, मतलब बहुत ज्यादा विकट हो गई थी। वहां पर टका क्या है, वहां की मुद्रा है ना, टका। तो 40 टका जो प्याज मिल रही थी वो कितने टका पे पहुंच गई, 300 टका पर पहुंच गई थी। इसलिए तो बांग्लादेश की सरकार को बात हुई, बांग्लादेश की सरकार के भारत सरकार से, और भारत सरकार ने बांग्लादेश को 25,000 टन प्याज का निर्यात किया। और फिर उसके बाद बांग्लादेश ने भारत में 1475 टन, कौन सी मछली, हिल्सा मछली, ये है हिल्सा मछली। ठीक है, हिल्सा फिश, इस हिल्सा फिश को भारत को निर्यात किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आपको पता है हिल्सा फिश जो है बांग्लादेश की राजकीय मछली है। ठीक है, और इसका निर्यात किया गया भारत को 1475 टन। तो अभी एक जीव का नाम आया है, तो पूछा जा सकता है कि हिल्सा मछली का संबंध किस देश से या किस देश की राजकीय मछली है, तो क्या है, हिल्सा फिश बांग्लादेश की। ओके,
चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट फटाफट। हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 21 सितंबर को मनाया गया। क्या होता है अल्जाइमर? देखिए ये भूलने की बीमारी होती है और इसमें धीरे धीरे आप लोगों को फेस पहचानना और आपकी याददाश्त जो होती है वो क्या होती जाती है, खत्म होती जाती है। ठीक है, ये बुजुर्गों में आती है। और 2019 की अल्जाइमर की जो एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत में 40 लाख लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं और 2050 तक विश्व के 2.5 करोड़ लोग क्या हो जाएंगे, अल्जाइमर से पीड़ित हो जाएंगे। मतलब ये बीमारी बहुत बड़े लेवल पर फैलती जा रही है। ठीक है, इसकी थीम क्या रही 21 सितंबर की अल्जाइमर दिवस की? लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशिया। लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशिया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डे। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया गया और चैरिटी डे मदर टेरेसा के बर्थडे पर। 7 सितंबर को पहली बार मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। उसकी थीम क्या रही? लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन दी कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। 9 सितंबर को पहली बार मनाया गया हमले से शिक्षा की रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और किसने मनाया है ये? तो ये मनाया गया यूएनओ के द्वारा और अल्जाइमर दिवस भी यूएनओ ही मनाता है। ओके, इसे आप याद रखेंगे। इसकी थीम क्या रही? प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निषेध दिवस मनाया गया। उसकी थीम क्या रही? वर्किंग टुगेदर प्रिवेंट सुसाइड। वर्किंग टुगेदर प्रिवेंट सुसाइड। 11 सितंबर को राष्ट्रीय शहीद वन दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को ही राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर मनाया गया और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर। और इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1975 में। और 16 सितंबर को मनाया गया विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस और थीम क्या थी? ओजोन फॉर लाइफ। ओके, फिर 17 सितंबर को मनाएगा वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। उसकी थीम क्या रखी गई? हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, और भारत में भी हेल्थ वर्कर के लिए मैंने बता दिया आपको, जो एपिडेमिक अमेंडमेंट बिल आया है वो हेल्थ वर्कर के लिए ही आया है। ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए। 18 सितंबर को वर्ल्ड बॉम्बू डे मनाएगा, बांस दिवस मनाएगा। उसकी थीम क्या थी? बेम्बू नाव। बेम्बू नाव। 18 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाएगा। महिला और पुरुषों को क्या दिया जाए? समान वेतन दिया जाए। 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, विश्व जल निगरानी दिवस मनाएगा और उसकी थीम क्या रखी गई? सॉल्व वाटर। सॉल्व वाटर। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशिया। 21 सितंबर को ही विश्व शांति दिवस मनाया गया। कौन मनाता है? यूएनओ मनाता है। और इस दिन क्या होते हैं, आपके सफेद कबूतर छोड़े जाते हैं। किसके लिए? शांति के प्रतीक के रूप में। ठीक है, और इसकी थीम क्या रही? शेपिंग पीस टुगेदर। शेपिंग पीस टुगेदर। 21 सितंबर को ही मनाया गया इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो तटरक्षा क्लीनअप डे। और इसी डे पर भारत सरकार ने 8 जो तट हैं उनके लिए क्या मांगा है? ब्लू फ्लैग मांगा है। ठीक है, ब्लू फ्लैग, ताकि स्वच्छता में उन 8 जो तट हैं उनको क्या किया जाए? पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाया जा सके। ठीक है, और इसकी थीम क्या रखी गई? अचीविंग अ ट्रेस फ्री कोस्टल लाइन। अचीविंग अ ट्रेस फ्री कोस्टल लाइन। देखिए ये सैटरडे जो सितंबर होता है उसके तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है। और इस बार सितंबर का तीसरा शनिवार कब था? 21 सितंबर को। ओके, क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में निम्न में से किसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को ये सर्टिफिकेट दिया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स अपनाए जाते हैं उसके बाद ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, सेफ्टी मेजर्स एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के बाद। तो ये किसे मिला है हाल ही में? हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को। और इसका जो प्रोडक्शन यूनिट है ये आपको मिलेगी कोच्चि केरल में। कोच्चि केरल में, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार निम्न में से किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ सीमांचल दास को चुना गया। ये हैं सीमांचल दास, और ये जो अरुण जेटली है हमारे पूर्व वित्त मंत्री रह चुके थे, उनके ये निजी सचिव थे। ठीक है, वित्त मंत्री के वित्त सचिव रह चुके हैं सीमांचल दास, और इन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्यकारी निदेशक का क्या बनाया गया है? सलाहकार बनाया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। प्रदीप कुमार जोशी ये यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। अर्चना सोरेंग इन्हें यूएनओ में जो जलवायु परिवर्तन है उसमें क्या बनाया गया है? परिषद में सलाहकार सदस्य बनाया गया अर्चना सोरेंग को। ये जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं, ठीक है, उड़ीसा की। और रघुराम राजन इन्हें आईएमएफ में बाहरी समूह का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम आईएमएफ के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, स्थापना कब हुई? 7 दिसंबर 1945 को। किस सम्मेलन में? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की नींव रखी गई थी। 1944 में हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, और ये बना कब? 1945 में। मुख्यालय आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा अमेरिकी ही होता है, तो ध्यान रखिएगा। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आईएमएफ से। हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बन गए? तो ये बन गए मोहम्मद हसन रूबल। कौन बन गए? मोहम्मद हसन रूबल सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम सोमालिया की। ये रही सोमालिया की लोकेशन। देखिए मैं आपको जब जब अफ्रीका बताती हूँ तो मैं जरूर बताती हूँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसे क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें 3 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? यहाँ देखिए इस मैप में इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। ठीक है, ये 3 देश क्या कहलाते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। हाँ, और कभी कभी 3 ना आए तो 4 पूछा जाए तो चारों को याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, ये किसके भाग हैं? तो ये भाग हैं आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के। ठीक है, ये सींग की तरह दिखता है आपको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसी ही कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रही थी। कैपिटल क्या है सोमालिया की? तो ये है मोगादिशु, इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या है? सोमाली सीलिंग। और हम पीछे प्रधानमंत्री देख चुके हैं, रोबल बन गए हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निम्न में से किस आईआईटी के दीक्षांत समारोह में सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन स्थापित करने की बात कही गई है? तो राइट आंसर होगा आपका आईआईटी गुवाहाटी। देखिए इसका आईआईटी गुवाहाटी का एमटेक और जो स्टूडेंट थे उन्हें क्या किया गया? डिग्रियां वितरित की गई और इसे संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन स्थापित किया जाना चाहिए। कहाँ पर? आईआईटी गुवाहाटी में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इस सेंटर का नाम। ओके, कहाँ पर? गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में निम्न में से किसे नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये अध्यक्ष बन गए हैं कौन? अनिल धस्माना। कौन बन गए? अनिल धस्माना। ये रो के पूर्व चीफ रह चुके हैं, रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, इसके पूर्व चीफ रह चुके हैं अनिल धस्माना। और अब क्या बन गए हैं? ये बन गए नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इनकी, याद रखिएगा। आने के चांसेस 99% है। ठीक है, राकेश अस्थाना ये कौन है भाई? तो ये वीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल बने हैं। उदित सिंघल ये यूएनओ के क्लास 2017 यंग लीडर्स में शामिल किए गए। और इनका जो अभियान है वो क्या है? ग्लास टू सैंड, कांच की चुनौती को कम करना। कहाँ पर? दिल्ली वाले क्षेत्र में। ठीक है, और हर्ष कुमार भनवाला ये किसके अध्यक्ष बने हैं? कैपिटल इंडिया के डायरेक्टर, वो चेयरमैन बने हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह एक तकनीकी संगठन है। यह एक स्थान और यह एक भूस्थानिक होगा, है ना, भूस्थानिक और सैटेलाइट इमेज की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये क्या काम करता है? भूस्थानिक और सैटेलाइट जो इमेज होते हैं उसे प्रदान करता है। कौन? नेशनल रिसर्च टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने विमानों के किराए की तरह अत्यधिक व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से किराए में अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने के लिए मतलब एक नया कर लेकर आए। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है यहाँ पर यूजर चार्ज। देखिए क्या होता है, जब
एयरपोर्ट पर ज़्यादा भीड़ होती है तो आप मतलब भीड़ होती है तो जो ज़्यादा भीड़ वाले एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर आपके टिकट के साथ ही यूज़र चार्ज आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, रेलवे जो भारतीय रेलवे स्टेशन है, जिस रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी वहाँ के टिकट में ये यूज़र चार्ज ऐड होगा। क्यों किया जा रहा है ये रेलवे के द्वारा? आप लोग को पता होगा रेलवे क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है। रेलवे स्टेशनों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलगाड़ियों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इस वजह से रेलवे इन जो कंपनियां आएंगी प्राइवेट, इनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के नए परिवर्तन कर रही है। ओके, क्लियर है? कौन है हमारे रेल मंत्री? तो ये हैं कौन? पीयूष गोयल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन करते हैं हम कंप्लीट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें सत्र को संबोधित किया गया तथा संयुक्त राष्ट्र में उचित परिवर्तन की मांग की है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये कहाँ के राष्ट्रपति बने? तो ये बेलारूस के राष्ट्रपति बने और यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर अभी विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। कहाँ पर? बेलारूस में। जिन कॉस्टेक्स ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। कुबार्टबेक बोरानोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए GI नोबेल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। यह इम्प्रोबेबल रिसर्च पत्रिका द्वारा दिया जाता है। कौन देता है ये पुरस्कार? इम्प्रोबेबल रिसर्च पत्रिका देती है। अटल बिहारी वाजपेयी को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका था। ठीक है, दिया गया था। केजांग डी थोंगडाक को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। रतन लाल को विश्व रतन लाल जी, ये खाद्य मृदा वैज्ञानिक है हमारे देश के, विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2020 से ने सम्मानित किया गया है। हर्ष कुमार भनवाला कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए हैं। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष गोविंद राजलू चिंतला हैं। राकेश अस्थाना BSF के डायरेक्टर जनरल बने हैं। सामंत गोयल रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ हैं। ठीक है, कौन है? सामंत गोयल हैं, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी बने। CRPF के इंस्पेक्टर जनरल कौन बने? तो PS रानीपसे बने। कौन बने? PS रानीपसे। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। IPL के एकमात्र कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिन्होंने एक टीम के लिए 100 मैच जीते हैं कप्तान के रूप में। ओके, याद रखिएगा। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है? तो ये रोहित शर्मा हैं। कौन है? रोहित शर्मा है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पाई नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया था। बिम्स्टेक संगठन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बांग्लादेश ढाका में। बांग्लादेश के फर्जी सोशल मीडिया खबरों पर रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया था? असली चीनी। बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? विक्रम दुरई स्वामी बने हैं। संप्रांति 9 ये कब संपन्न हुआ? तो ये फरवरी 2020 में मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। किस किस के मध्य होता है? भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला एक अभ्यास है। बिहार में 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कोसी रेल परियोजना महासेतु परियोजना के साथ 12 रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार समग्र खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? ओवरऑल देखा जाए तो मिजोरम रहेगा। बड़े राज्यों में कौन था? पंजाब था। ठीक है, और ये किसने तैयार किया था? तो ये रैंकिंग तैयार की थी मैनेजमेंट डेवलपमेंट गुड़गांव के प्रोफेसर राजेश के पिलानिया ने। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही? 156 देशों में हम 144वें स्थान पर रहे और पहले स्थान पर इस रैंकिंग में था फिनलैंड। मतलब 156 में से 144, मतलब हम लोग बहुत कम खुश रहते हैं। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम महाराज म्यूजियम किया जाएगा। कहाँ पर? यूपी में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। कल का क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि भारत की फीफा की नवीनतम रैंकिंग में कौन सा स्थान है। नवीनतम का मतलब होता है लास्ट रैंकिंग नहीं, जो अभी जारी की गई है वो। तो उसके अनुसार राइट आंसर होगा 109। क्या है नवीनतम रैंकिंग? 109 हो गए हैं। पिछले साल जो 2019 में आई थी या पिछली रैंकिंग जो थी वो 108 थी। ओके, और अब खिसक के हम एक स्थान नीचे आ गए। ठीक है, तो कल का राइट आंसर है 109 है भारत की रैंकिंग फीफा में। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है आपका अ प्रॉमिस लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये रहे आपके ऑप्शन। सभी लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।